देखिए 28 फरवरी 2026 को दुनिया के एक हिस्से में युद्ध शुरू होता है और अगले सिर्फ 13 दिनों के भीतर ग्लोबल शेयर मार्केट्स में एक अजीब सा पैटर्न दिखता है। एक देश का मार्केट झटका खाता है और तुरंत वापस अपनी जगह पर आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि दूसरे देश का मार्केट यानी अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो वो ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिर जाता है। वही तो 30 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के एकदम से साफ हो गए। मतलब एक ही भू राजनीतिक संकट है, लेकिन बाजारों का बर्ताव बिल्कुल अलग है। तो आज हमारा मिशन यही है। हम विभिन्न फाइनेंशियल आर्टिकल्स और जो एक्सपर्ट एनालिसिस वाली पीडीएफ हमारे पास हैं, उनके डाटा के जरिए समझेंगे कि इस भारी उथल-पुथल के पीछे की असली वजह क्या है। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, उसके कई गहरे राजनीतिक और कूटनीतिक पहलू हैं। हाँ, वो तो है। तो आज का हमारा ये जो निष्पक्ष विश्लेषण है, ये किसी भी देश, विचारधारा या राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं करता। हमारा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ मार्केट के उन आंकड़ों को डिकोड करना है जो बताते हैं कि संघर्ष का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। क्योंकि देखिए, जब मार्केट में हर तरफ लाल रंग के गिरते हुए तीर दिखते हैं ना, और घबराहट का माहौल होता है, तो जो भावनाएं हैं वो डेटा पर हावी हो जाती हैं। बिल्कुल, और ऐसे वक्त में फैक्ट्स ही सबसे बड़ी ढाल होते हैं। सही बात है। तो अगर सीक्वेंस को देखें तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के जॉइंट स्ट्राइक में ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु के बाद ये पूरा संकट शुरू हुआ था। आज 12 मार्च है, यानी युद्ध का 13वां दिन। और अब तो ये संघर्ष जमीन से निकलकर समुद्री मार्गों तक फैल चुका है। हाँ, और अमेरिकन राष्ट्रपति ने तो आगे भी ऑपरेशंस जारी रखने की बात कह दी है। इस सबका शेयर मार्केट्स पर जो सबसे पहला असर हुआ ना, उसे फाइनेंशियल भाषा में विपसॉ कहा जाता है। विप्सॉ, मतलब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, क्योंकि विप्सॉ सिर्फ ऊपर नीचे होना नहीं होता। ये एक तरह का कंफ्यूजन है एकदम सही। जिसमें मार्केट खुद ही समझ पाता है कि उसको किस दिशा में जाना है। मतलब शुरुआती झटके में जो एल्गोरिदम्स और बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो घबराकर अंधाधुंध बिकवाली करते हैं, पर फिर कुछ ही घंटों में उन्हें लगता है कि शायद सिचुएशन उतनी खराब नहीं है, तो अचानक से ऑटोमेटेड खरीदारी शुरू हो जाती है। और ग्राफ जो है वो आरी के दांतों की तरह बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। हाँ, जैसे आरी होती है वैसा। पर उस शुरुआती विपसॉ के बाद जो असली तस्वीर आई वो मतलब हैरान करने वाली थी। दोनों इकोनॉमीज का बेसिक स्ट्रक्चर वहां बेनकाब हो गया। सही कहा आपने। देखिए, अमेरिकन शेयर मार्केट और खास तौर पर S&P 500 इंडेक्स एक शुरुआती गिरावट के बाद बहुत ही मजबूती से रिकवर कर गया। जबकि एशियन मार्केट्स और खासकर अपने इंडियन इंडिसेस की बात करें, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, वहां तो पूरा रक्तपाती देखने को मिला। हाँ, 12 मार्च को सेंसेक्स 1.08% गिरकर 76,034 पर बंद हुआ। पिछले एक महीने में ही ये इंडेक्स 7% से ज्यादा टूट चुका है। आपरे 7%। इन दोनों मार्केट्स के इस रिएक्शन को देखकर मुझे एक एनालॉजी याद आती है। ऐसा लगता है कि अमेरिकन मार्केट उस कार की तरह है जिसमें बहुत ही मॉडर्न और मजबूत शॉक अब्जॉर्वर्स लगे हैं। अच्छा। मतलब सड़क पर कितना भी बड़ा गड्ढा आए, अंदर बैठे लोगों को बस हल्का सा झटका लगता है और गाड़ी फिर रफ्तार पकड़ लेती है। ये बहुत सही तुलना की आपने। और दूसरी तरफ अपना इंडियन मार्केट उस कार जैसा बर्ताव कर रहा है जो बिना टायर्स के बस लोहे के रिम पर दौड़ रही है। जरा सा भी कंकड़ आता है तो पूरी गाड़ी का ढांचा हिल जाता है। पर मैं ये सोच रहा था कि अमेरिकन मार्केट के पास ये शॉक अब्जॉर्वर्स आए कहां से, और अपना मार्केट इतना वल्नरेबल क्यों है? इसका सीधा सा जवाब इस बात में छिपा है कि उन मार्केट्स के अंदर वजन किन कंपनियों का है। अगर आप S&P 500 को देखें तो आज ये 1970 के दशक वाला इंडेक्स नहीं है जो पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और टेल पर निर्भर था। हाँ, अब तो सब टेक कंपनीज हैं वहां। वही तो, आज ये इंडेक्स टेक हैवी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया जैसी कंपनियों का इस पर दबदबा है। इन कंपनियों का जो बिजनेस मॉडल है वो लॉजिस्टिक्स या कच्चे तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। बिल्कुल। और एक और बहुत बड़ा कारण ये है कि अमेरिका आज एनर्जी के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर है। वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है। ओह अच्छा, हाँ। तो इसलिए मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो उनकी बुनियाद को सीधे तौर पर नहीं हिलाता। ये तो हुई अमेरिका की बात, लेकिन जब यही फॉर्मूला हम इंडियन मार्केट पर लागू करते हैं तो स्थिति बिल्कुल डरावनी हो जाती है। क्योंकि हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। एकदम ज्यादा। हम अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी इकोनॉमी का इंजन ही इस इंपोर्टेड तेल से चलता है। और बस यहीं से ये पूरी कहानी दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही छोटी लेकिन सबसे जरूरी जगह की तरफ मुड़ती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस,
यानी हॉर्मुज़ जलदम मध्य। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा एक इतनी छोटे से ज्योग्राफिकल पॉइंट पर अटका हुआ है। देखिए, हॉर्मुज़ जलदम मध्य ईरान और ओमान के बीच समुद्र का एक बहुत ही सकरा रास्ता है। इसकी चौड़ाई अगर सबसे पतले हिस्से में देखें तो सिर्फ 21 मील है। सिर्फ 21 मील? मतलब वहां से सारा खेल चल रहा है। बिल्कुल। और दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इस एक रास्ते से गुजरता है। तो जब ईरान ने अपने हमले समुद्री मार्गों तक फैला दिए तो दुनिया भर की सप्लाई चेन का ये सबसे सेंसिटिव चोक पॉइंट सीधे खतरे में आ गया। और हम जानते हैं कि मार्केट किसी और चीज से इतनी नफरत नहीं करता जितनी अनिश्चितता से, यानी अनसर्टेनिटी से करता है। इस सप्लाई बंद होने की आशंका के चलते ही ब्रेंट क्रूड ऑयल रातों रात उछल गया। 9% से ज्यादा की तेजी आई और वो $100 प्रति बैरल के उस साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर गया। और इसी $100 के आंकड़े ने धड़ाम से सब कुछ गिरा दिया। हाँ, वही जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। 30 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए इन्वेस्टर्स के। 30 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इससे तो कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी पीछे छूट जाए। और पता है सबसे बुरी बात क्या है? ये नुकसान सिर्फ कुछ बड़े अरबपतियों के पोर्टफोलियो तक सीमित नहीं है। हाँ, आम आदमी भी पिसा है इसमें। वही तो, जब 30 लाख करोड़ मार्केट से बाहर होते हैं तो इसमें आम रिटेल इन्वेस्टर्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लोगों की रिटायरमेंट की सेविंग्स होती हैं और जो हर महीने एसआईपी जाती है उसका पैसा भी शामिल होता है। सही बात है। भारत जैसे तेल आयात करने वाले देश के लिए $100 प्रति बैरल का क्रूड ऑयल सिर्फ एक कमोडिटी का महंगा होना नहीं है। हाँ। ये एक तरह का आर्थिक संक्रमण है जो सबसे पहले महंगाई यानी इन्फ्लेशन के रूप में पूरी इकोनॉमी में फैलता है। और महंगाई का ये संक्रमण कैसे फैलता है इसको समझने के लिए हमें सेक्टोरल डेटा देखना होगा। जैसे इंडियन मार्केट में ऑटो और मेटल सेक्टर में सबसे भारी बिकवाली हुई है। हाँ। अब ऑटो सेक्टर का तो चलिए समझ आता है, अगर कच्चा तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो एक आम इंसान नई गाड़ी खरीदने का अपना फैसला टाल देगा। बिल्कुल सही, लॉजिकल है ये। लेकिन इन डेटा सोर्सेज में एक और सेक्टर है जिसकी सबसे बुरी पिटाई हुई है, और वो है बैंकिंग सेक्टर। मतलब पहली नजर में ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। अच्छा, क्यों? क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट में तेल के टैंकर रोके जा रहे हैं और यहाँ इंडिया में किसी बैंक का शेयर धड़ाम से गिर रहा है। इन दोनों के बीच का ये जो मैकेनिज्म है, ये आखिर काम कैसे करता है? देखिए, पहली नजर में सच में तेल और बैंक का कोई सीधा कनेक्शन नहीं लगता, पर जब हम कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स के अंदर झांकते हैं ना, तो असली कहानी वहां दिखती है। ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, जब कच्चा तेल $100 के पार जाता है ना, तो देश में हर तरह की माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की लागत आसमान छूने लगती है। फ्रेट चार्जेस बढ़ जाते हैं। एकदम। तो एक फैक्ट्री को अपना कच्चा माल मंगवाने से लेकर तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाने के लिए अचानक से बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जिसका मतलब है कि उन कंपनीज का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो सिकुड़ने लगता है। बिल्कुल, मार्जिन तो सिकुड़ता ही है, साथ ही उन कंपनीज को अपने रोजमर्रा के ऑपरेशंस चलाने के लिए ज्यादा नगद पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अच्छा। और वहीं दूसरी तरफ जब पूरे देश में ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं, तो जो सेंट्रल बैंक है, जैसे अपने यहाँ आरबीआई, वो महंगाई को काबू में करने के लिए मैदान में उतरता है। और उनके पास सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? ब्याज दरों को यानी इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना। ओह, अब समझ आया। यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। हाँ, वही तो। एक तरफ कंपनीज का मुनाफा कम हो रहा है, उनके खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, और ठीक उसी वक्त आरबीआई के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से उनका लोन लेना या नया कर्ज लेना भी महंगा हो जाता है। और एग्जैक्टली यही वो पॉइंट है जहां बैंकिंग सेक्टर पर सीधा प्रहार होता है। देखिए, जब कंपनीज के लिए अपने पुराने लोन्स की ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है, तो बैंक्स के लोन डिफॉल्ट होने का डर बढ़ जाता है, यानी एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने का डर। सही पकड़ा आपने। इसके अलावा इन ऊंची ब्याज दरों के कारण आम लोग भी होम लोन या कार लोन लेने से कतराते हैं, तो बैंक्स की जो ग्रोथ आनी थी वो रुक जाती है। इसीलिए जैसे ही तेल की कीमतें भड़कती है ना, बड़े इन्वेस्टर्स सबसे पहले बैंकिंग शेयर्स को बेचना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आगे चलकर बैंक्स की बैलेंस शीट पर दबाव आने वाला है।
यहाँ आकर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे 30 लाख करोड़ रुपए मार्केट से साफ हुए हैं, तो वो पैसा हवा में तो वाष्पीकृत या इवेपोरेट नहीं हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स का ये नियम है कि पूंजी या कैपिटल कभी गायब नहीं होती, वो बस अपना ठिकाना बदल लेती है। तो जब शेयर मार्केट के एक हिस्से में तबाही मची होती है, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तबाही में मुनाफा कमा रहे होते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। और हमारा डेटा भी यही दिखाता है कि इस भारी गिरावट के बीच भी कुछ सेक्टर और एसेट्स ऐसे हैं जो लगातार ऊपर जा रहे हैं। देखिए, इसको फाइनेंशियल टर्म्स में रिस्क ऑफ माहौल कहा जाता है। जब भी कोई बड़ा भूराजनीतिक झटका लगता है, तो जो FIIs होते हैं, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो उभरते बाजारों में अरबों डॉलर लगाते हैं, वो तुरंत वहां से अपना पैसा निकालने लगते हैं। क्योंकि उन्हें डर लगता है। हाँ, उनके लिए इस वक्त विकासशील देशों के मार्केट बहुत रिस्की हो जाते हैं, तो वो उस पूंजी को निकालकर उन ठिकानों पर ले जाते हैं जिन्हें हिस्टोरिकली सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनागाह माना जाता है। और अगर हम इन सोर्सेज के एग्जिस्टिंग डेटा को देखें, तो ये पूंजी मुख्य रूप से 3 जगह जा रही है: सोना यानी गोल्ड, अमेरिकन डॉलर, और तीसरा एनर्जी स्टॉक्स। एकदम सही। ये तो वही बात हो गई ना कि मार्केट में एक भयानक आंधी तूफान आया हुआ है और ज्यादातर लोग उस तूफान में अपना घर नुकसान करवा रहे हैं, लेकिन जो लोग सड़क किनारे छाते और रेनकोट बेच रहे हैं ना, उनकी कमाई अचानक से कई गुना बढ़ गई है। वाह, क्या एनालॉजी दी है आपने। ये छाते बेचने वाला एग्जाम्पल एनर्जी कंपनीज पर बिल्कुल परफेक्टली बैठता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि देखिए, ऊर्जा कंपनीज का जो मैथ है इस वक्त, वो बहुत सीधा है। जो कंपनीज जमीन या समुद्र से कच्चा तेल निकालती हैं, उनके लिए एक बैरल तेल निकालने की लागत, जिसे लिफ्टिंग कॉस्ट कहते हैं, उमूमन वो आज भी लगभग उतनी ही है जितनी 1 महीने पहले थी। हाँ, वहां थोड़ी उनका खर्चा बढ़ा है। वही तो। लेकिन मार्केट में सप्लाई की कमी के डर से उस तेल की जो सेलिंग प्राइस है, वो $100 के पार चली गई है। मतलब सीधा प्रॉफिट। बिल्कुल। यानी बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के इन कंपनीज का प्रॉफिट मार्जिन रातों रात आसमान छूने लगता है। और बस यही कारण है कि इन्वेस्टर्स एनर्जी स्टॉक्स पर ऐसे टूट पड़े हैं। और जहां तक सोने और अमेरिकन डॉलर की बात है, उनका सुरक्षित होना भी लॉजिकल लगता है, क्योंकि डॉलर दुनिया की सबसे लिक्विड करेंसी है ना, और इंटरनेशनल ट्रेड का मेन जरिया है, तो क्राइसिस के वक्त नेचुरली सबसे ज्यादा भरोसा उसी पर किया जाता है। हाँ, और गोल्ड का भी यही लॉजिक है। सही में गोल्ड एक ऐसा फिजिकल एसेट है जिसे कोई भी सरकार अपनी मर्जी से छाप नहीं सकती। तो जब भी कागजी मुद्रा या ये जो डिजिटल शेयर्स होते हैं, उन पर से विश्वास डगमगाता है, तो पूंजी का बहाव अपने आप सोने की तरफ हो जाता है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के बाद ना, एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, जो शायद इस वक्त हर उस इंसान के दिमाग में चल रहा होगा जिसका पैसा मार्केट में लगा है। सवाल यही है कि अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या जो थोड़ा बहुत मुनाफा या पूंजी बची हुई है, उसे बेचकर मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर इस तूफान के गुजरने का इंतजार करना चाहिए? मतलब हिस्टोरिकल डेटा इस बारे में क्या इशारा करता है? अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो फाइनेंशियल मार्केट्स का इतिहास एक बहुत ही क्लियर पैटर्न दिखाता है। कैसा पैटर्न? देखिए, चाहे वो 1990 का खाड़ी युद्ध हो, 2001 की घटनाएं हो, या फिर हाल ही का रशिया यूक्रेन युद्ध हो, भू राजनीतिक झटके हमेशा मार्केट में एक बहुत ही तेज और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी लाते हैं। यानी शॉर्ट टर्म उथल-पुथल? हाँ, शुरुआत में एक अंधाधुंध बिकवाली होती है, क्योंकि मार्केट हमेशा वर्स्ट केस सिनारियो को मानकर चलता है, डर के मारे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और सिचुएशन थोड़ी क्लियर होने लगती है, मार्केट आमतौर पर इस झटके तो पचा लेता है। हालांकि हमारे पास जो एक्सपर्ट एनालिसिस की रिपोर्ट्स है ना, उसमें एक बहुत बड़ी शर्त का जिक्र किया गया है। और वो शर्त ये है कि कच्चे तेल की सप्लाई में होने वाली ये रुकावट बहुत लंबी नहीं खींचनी चाहिए। सही बात है, टाइम यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल। अगर हॉर्मोज जलदमरू मध्य का ये संकट 1 महीने से ज्यादा लंबा खिंच जाता है, तो ये $100 का तेल सिर्फ एक टेम्परेरी झटका नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? वो ग्लोबल इकोनॉमी की नसों में बिल्कुल गहराई तक बैठ जाएगा और कई देशों को डायरेक्ट मंदी यानी रिसेशन की ओर ढकेल सकता है। और हम जानते हैं कि मंदी से उभरने में बहुत लंबा वक्त लगता है। हाँ, रिसेशन तो पूरी साइकिल ही खराब कर देता है। पर दूसरी तरफ, अगर ये तनाव कुछ हफ्तों में कम होने लगता है, तो मार्केट्स बहुत तेजी से बाउंस बैक करते हैं। ऐसे में अगर हम सोचें तो किसी भी आम निवेशक के लिए जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका बिहेवियर समझना जरूरी है, क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर्स
घबराहट में अपने शेयर्स घाटे में बेच रहे होते हैं, जिसे हम पैनिक सेलिंग कहते हैं, ठीक उसी वक्त जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं वो उन्हीं शेयर्स को सस्ते दामों पर बटोर रहे होते हैं। एकदम सही। तो मार्केट में जब खून खराबा हो तो बेचना शायद सबसे खराब स्ट्रैटेजीज में से एक माना जाता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स की सबसे पहली सलाह यही होती है कि पैनिक सेलिंग से बचें। और दूसरी सबसे अहम बात है डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग जगह पैसा लगाना। हाँ, मतलब अगर किसी का पूरा पैसा सिर्फ ऐसे सेक्टर्स में लगा है जो तेल की कीमतों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, जैसे ऑटो या एविएशन, तो वहां नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन अगर उस पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा आईटी, फार्मा या सोने में है, तो वो उस पूरे पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। और एक और कॉमन गलती जो मैंने देखा है कि लोग करते हैं, वो ये है कि डर के मारे सारा पैसा मार्केट से निकालकर बस नगद यानी कैश में रख लेते हैं। ये तो सच में बहुत बड़ी गलती है। कैश में पैसा रखना इस वक्त मतलब दोहरी मार झेलने जैसा है। बिल्कुल। एक तो आप जब शेयर मार्केट की रिकवरी आएगी तो उसे मिस कर देंगे, और दूसरा, देश में लगातार बढ़ रही महंगाई आपके उस नगद पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसकी वैल्यू को हर दिन कम कर रही है। एकदम सही एनालिसिस है। जो लोग लंबी अवधि यानी अगले 5 से 10 साल के नजरिए से सोचते हैं, उनके लिए ये गिरावट बिल्कुल एक अलग ही रूप में सामने आती है। देखिए, मजबूत फंडामेंटल्स वाली जो कंपनीज हैं, जिनके बिजनेस मॉडल में कोई खराबी नहीं आई है, उनके शेयर्स इस वक्त भारी डिस्काउंट पर मिल रहे होते हैं, जिसे मार्केट की भाषा में बाइंग द डिप्स कहा जाता है। हाँ, बाइंग द डिप्स। लेकिन ये तो हुई लंबी अवधि के इन्वेस्टर्स की बात। पर जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट के छोटे छोटे मूवमेंट्स पर नजर रखते हैं, उनके लिए टेक्निकल लेवल्स की अहमियत बहुत ज्यादा होती है। हमारे करंट एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी का 24,500 का लेवल एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट लेवल है। अच्छा, 24,500। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 24,500 वो साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल है जहां कई बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के ऑटोमेटेड बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं। अच्छा। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर और नीचे जाता है तो एक मैकेनिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। जिन ट्रेडर्स ने कर्ज लेकर अपनी पोजीशंस बनाई होती हैं, उनके मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हो जाते हैं। ओह, तो उन्हें मजबूरी में बेचना पड़ता होगा। हाँ, जिससे उन्हें अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं, और इससे गिरावट और भी ज्यादा गहरी और फास्ट हो सकती है। इसलिए इस लेवल पर और साथ ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस पर पानी नजर रखना बेहद जरूरी है। सही बात है। तो इस सब का आखिर में मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि बुराजनीतिक संकटों के दौरान मार्केट जो है वो इमोशंस और एल्गोरिदम्स, इन दोनों के मिक्सचर से चलता है। ऐसे में डर और लालच को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ डेटा पर ध्यान फोकस करना होता है। बिल्कुल। और यहाँ हमें ये ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि आज हमने जो भी इन आंकड़ों और ट्रेंड्स का विश्लेषण किया है वो प्योरली इन्फॉर्मेशन के मकसद से है। अगर किसी को लगता है कि ये पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस है तो कृपया इसे वैसा ना माने। हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद जरूर लें। सही कहा आपने। फाइनेंशियल मार्केट में जानकारी आपको सिर्फ ये बता सकती है कि हवा किस दिशा में बह रही है, लेकिन आपको अपनी नाव के पाल कैसे सेट करने हैं, ये फैसला तो आपकी पर्सनल फाइनेंशियल स्थिति पर ही निर्भर करता है। तो आज के इस विस्तृत एनालिसिस से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आई हैं, उन्हें एक बार समराइज कर लेते हैं। हमने डिटेल में समझा कि कैसे 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष ने सिर्फ 13 दिनों के भीतर ग्लोबल मार्केट्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। हाँ, एक तरफ यूएस मार्केट, वहीं जहां अमेरिकन मार्केट्स अपनी टेक हैवी अप्रोच और एनर्जी आत्मनिर्भरता के चलते एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे आयात पर निर्भर मार्केट हॉर्मोज जलदर मुमद्दे के तनाव से बुरी तरह हिले हुए हैं। ब्रेंट क्रूड का $100 के पार जाना और यहां से 30 लाख करोड़ रुपए का साफ होना, ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमने उन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स के मैकेनिज्म्स को भी समझा जिसके कारण बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा दबाव झेल रहा है। मतलब कैसे वो महंगी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, कम होते प्रॉफिट मार्जिन और फिर आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की आशंका, इन सब का सीधा असर बैंक्स के लोन बुक पर पड़ता है। सही कहा। और हमने ये भी देखा कि इस रिस्क ऑफ माहौल में जो पूंजी है वो रिस्क वाले एसेट से निकलकर गोल्ड, डॉलर और एनर्जी स्टॉक्स जैसे सेफ हेवन्स की तरफ भाग रही है। और सबसे अहम लेसन ये रहा कि हिस्टोरिकल डेटा हमें यही सिखाता है कि ऐसी सिचुएशंस में पैनिक सेलिंग से बचना और अपनी अच्छी कंपनीज में बने रहना ही सबसे लॉजिकल कदम होता है। इस भारी इन्फो ओवरलोड के दौर में ना, ये सही जानकारी ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है।
जब हमें डेटा से ये समझ आ जाता है कि कोई शेयर क्यों और कैसे गिर रहा है, तो वो गिरावट उतनी डरावनी नहीं लगती, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क बन जाती है। एकदम सही पॉइंट है। लेकिन इस पूरी चर्चा के एंड में एक बहुत ही बड़ा विचार सामने आता है। एक ऐसा विचार जो मेरी समझ से इस मौजूदा शेयर मार्केट के क्रैश से भी कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। अच्छा, वो विचार क्या है? वो ये है कि क्या बार बार ग्लोबल इकोनॉमी का इस तरह बंधक बन जाना एक परमानेंट स्थिति हो सकती है? सोचिए ना, होर्मुज के एक 21 मील चौड़ा रास्ता या मिडल ईस्ट का कोई भी तनाव अगर दुनिया भर के शेयर बाजारों को इस तरह घुटनों पर ला सकता है, तो क्या फॉसिल फ्यूल्स पर यह निर्भरता अपने आप में सबसे बड़ा आर्थिक रिस्क नहीं है? ये तो है। ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ की तरह दिखता है अब। और यहीं से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या $100 प्रति बैरल का ये तेल और 30 लाख करोड़ का ये जो नुकसान हुआ है, क्या ये असल में दुनिया भर की सरकारों और बड़े इन्वेस्टर्स को एक वार्निंग नहीं दे रहा? अगर फॉसिल फ्यूल्स की इकोनॉमी को बार बार ऐसे तोड़ेंगे, तो क्या आज का ये संकट रिन्यूएबल एनर्जी यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया के बदलाव को कई गुना तेज नहीं कर देगा? वाह, ये पर्सपेक्टिव सच में बहुत गहरा है। शायद जो जहाज आज इस तेल की कमी और महंगाई के तूफान में डूब रहा है, उसे बचाने का भी एकमात्र तरीका उसका ईंधन बदलना ही है। ये सोचना कि आज का ये जो क्रूड ऑयल क्राइसिस है, वो असल में कल के ग्रीन एनर्जी बूम की सबसे मजबूत नींव रख रहा है, इस पूरी तस्वीर को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये सच में एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गंभीरता से सोचना चाहिए। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। डेटा को समझते रहिए, अपने फैसले फैक्ट्स के आधार पर लीजिए और मार्केट के इस तूफान में भी अपनी दिशा को ठीक से बनाए रखिए।